हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने एंटीबॉडीज़ के बारे में पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम इम्यून सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। इम्यून सेल्स का मतलब हो गया ऐसी सेल्स जो अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होती है या अपने को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है, उनको इम्यून सेल्स कहेंगे। इम्यून सेल्स में दो टाइप की सेल्स को रखा गया है। पहली आती है WBC और सेकेंड आती है अदर इम्यून सेल्स। WBC को बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं अदर इम्यून सेल्स के बारे में बताता हूँ। अदर इम्यून सेल्स के अंदर तीन सेल्स हैं: NK सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, मास्ट सेल्स एंड डेंड्रिटिक सेल्स। NK सेल की बात की जाए तो NK सेल सेम टू सेम मैक्रोफेज की तरह होती है। इनके द्वारा गामा इंटरफेरोन का सिक्रीशन होता है और NK सेल्स अपनी बॉडी में एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी प्रोवाइड करवाती है, ये NK सेल्स। इसके बारे में मैंने पहले पढ़ाया भी है। इसके बाद आता है मास्ट सेल। मास्ट सेल हिपेरिन कंटेनिंग सेल्स होती है। इनके ऊपर IgE एंटीबॉडीज होती है। यह ब्लड वेसल्स की वॉल को तो डायलेट कर देती है, लेकिन हिस्टामिन, इसके द्वारा हिस्टामिन सिक्रीशन होता है। हिस्टामिन की वजह से ब्लड वेसल्स की वॉल तो डायलेट हो जाएगी, लेकिन ब्रोंकाई के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। तो ये दोनों डिफरेंस इस वजह से मिलते हैं क्योंकि ब्रोंकाई और ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियम पर H1 हिस्टामिन रिसेप्टर्स में डिफरेंस की वजह से ये दोनों अलग अलग काम करती हैं। मास्ट सेल हिपेरिन कंटेनिंग सेल्स होती हैं, हिस्टामिन सिक्रीट करती हैं, इन्फ्लामेशन को प्रमोट करती हैं, ये इसके रोल हो गया। अब आता है डेंड्रिटिक सेल्स। डेंड्रिटिक सेल्स अपनी बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट है, उनके वॉल में मिलती हैं डेंड्रिटिक सेल्स। लाइक ए मैक्रोफेज की तरह होती है, मैक्रोफेज से ही ओरिजिनेट होती है। इन डेंड्रिटिक सेल्स के द्वारा कोई भी पैथोजन आता है तो ये पैथोजन को पकड़ लेती है और इसके द्वारा स्पेशल टाइप के लिम्फोकाइन सिक्रेट होते हैं, जिसकी वजह से ना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होकर एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है और वह एंटीबॉडीज उस पैथोजन की ओर अट्रैक्ट होती है इन डेंड्रिटिक सेल्स की वजह से। तो ये तो अदर इम्यून सेल्स हैं। यहाँ हम WBC जो ल्यूकोसाइट्स हैं उनकी डिटेल पढ़ते हैं। तो WBC का एक और नाम हो गया ल्यूकोसाइट। जिस तरह से RBC का दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स, उसी तरह से ल्यूकोसाइट्स इनका नाम है। इन सेल्स की प्रॉपर्टी की बात की जाए तो ये सेल न्यूक्लिएटेड होती है और क्लियर साइटोप्लाज्म होता है। RBC के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता तो वो न्यूक्लिएटेड होती है, जबकि इन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस मिलेगा और इनका साइटोप्लाज्म क्लियर होता है। इसी वजह से इनको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। इनके क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो WBC को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली आती है ग्रेन्युलोसाइट्स, सेकंड आती है ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स देखो, ऐसे सेल्स जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स हैं और ऐसी सेल्स, ए का मतलब एब्सेंट, ग्रेन्यूल्स नहीं है, वो हो जाएगी ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स जो सेल होगी उस सेल के अंदर, ये सेल है पूरी, इस सेल के अंदर ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म होता है। इसके मतलब कि सेल के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स मिलते हैं। ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है कण मिलते हैं, और वो कण क्या होते हैं? सिक्रेटरी वेसाइकल्स होती हैं। गोल्जी बॉडी के द्वारा जो सिक्रेटरी वेसाइकल्स है वो ग्रेन्यूल्स की तरह होती है। तो इसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारी वेसाइकल्स मिलती हैं, जबकि ए ग्रेन्युलोसाइट में ऐसा नहीं होता है कि उनके अंदर उनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट सेकेंड डिफरेंस आता है कि लोब्ड न्यूक्लियस। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो लोब की तरह होता है, अलग अलग लोब बनाए हुए होता है। जैसे कि राउंडेड न्यूक्लियस है, इसी को मैं कन्वर्ट करता हूँ ऐसे तो ये लोब बना दी। जेनेटिक मटेरियल सब लोब में है, लेकिन शेप अलग अलग हो गया, तो इनका न्यूक्लियस पॉलीमॉर्फिक होता है। पॉलीमॉर्फिक मतलब अलग अलग शेप में मिलता है, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस। इनके अंदर ये कंडीशन मिलती है। जबकि ए ग्रेन्युलोसाइट में न्यूक्लियस लोब्ड नहीं होता, अनलोब्ड न्यूक्लियस होता है और राउंडेड शेप का मिलता है। उसके बाद ए ग्रेन्युलोसाइट जितनी भी WBC होती है उनमें से
70 से 75% ल्यूकोसाइट्स जो होती हैं वो ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं, जबकि 25 से 30% ही ए ग्रेनुलोसाइट्स होती है। तो ये क्लासिफिकेशन है। इसके बाद हम पहले ग्रेनुलोसाइट्स के टाइप्स पढ़ेंगे, उसके बाद में ए ग्रेनुलोसाइट्स के टाइप पढ़ेंगे। तो मैं पहले बता रहा हूँ कि ए ग्रेनुलोसाइट 3 प्रकार की होगी और ए ग्रेनुलोसाइट्स 2 प्रकार की होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो सबसे पहले हम ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेनुलोसाइट्स 3 टाइप्स की होती हैं। पहली आती है इओसिनोफिल्स, सेकंड बेसोफिल्स और थर्ड आती है न्यूट्रोफिल्स। इओसिनोफिल का एक और नाम है एसिडोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स का एक और नाम होता है हेट्रोफिल्स। देखो नाम में अर्थ छिपा है इओसिन फिल्स का मतलब होता है अट्रैक्ट करती है, तो ऐसी या हाइड्रोफिलिक कह सकते हैं। ऐसी कोई सेल्स जो एसिडिक या इओसिन के द्वारा स्टेन हो जाती है, उनको इओसिनोफिल कह दिया। मतलब कि ये सेल्स एसिडिक स्टेन, जिसका एग्जांपल इओसिन है, उसके द्वारा स्टेन हो सकती है। बेसो मतलब होता है बेसिक या एल्कलाइन स्टेन के द्वारा स्टेन होती है। एग्जाम्पल दे दिया मैंने न्यूट्रल रेड के द्वारा इन सेल्स को स्टेन किया जा सकता है। थर्ड आती है न्यूट्रोफिल या हेट्रोफिल्स, यानी न्यूट्रल स्टेन के द्वारा ये सेल्स स्टेन की जा सकती हैं। उसके बाद सेकंड डिफरेंस आता है इनके स्ट्रक्चर में कि इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो एक ग्रेनुलोसाइट्स है तो साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स तो मिलेंगे और इसका न्यूक्लियस होता है। मैंने ये भी बताया कि ग्रेनुलोसाइट्स है तो न्यूक्लियस लोब्ड होगा, तो इसके न्यूक्लियस में 2 लॉब्स होते हैं, 2 लॉब्ड न्यूक्लियस होता है इसका। इसके बाद बेसोफिल की बात की जाए तो बेसोफिल के अंदर भी साइटोप्लाज्म ग्रेनुलेटेड होगा और इसका न्यूक्लियस 3 लॉब बनाए हुए होता है, 3 लॉब्ड न्यूक्लियस होता है। एस शेप बनाता है इसका न्यूक्लियस, एस आकृति बना लेता है, तो इसके अंदर 3 लॉब्ड न्यूक्लियस मिलता है। उसके बाद न्यूट्रोफिल्स में जो न्यूक्लियस में लॉब्स की नंबर है वो सबसे ज़्यादा होती है, 5 से 7 लॉब्स मिलते हैं न्यूक्लियस के अंदर। 5 to 7 लॉब्ड न्यूक्लियस होता है और इसके न्यूक्लियस से एक ड्रम स्टिक से बार बॉडी भी निकली हुई होती है। ड्रम स्टिक शेप की एक बार बॉडी भी निकली हुई होती है। इसी बेस पे फीमेल के ब्लड की न्यूट्रोफिल्स में ही मिलती है। इसी बेस पे अगर ब्लड की न्यूट्रोफिल्स के अंदर बार बॉडी दिखाई दे रही है तो वह ब्लड फीमेल का होगा। तो एक आइडेंटिफिकेशन का तरीका भी होता है बार बॉडी को देखकर ब्लड को आइडेंटिफाई करना। उसके बाद तीसरा आता है साइज का। साइज की बात की जाए तो एओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल इन सब की साइज सेम होती है, 12 से 15 माइक्रोन। सारी की सारी WBC से साइज में सेम मिलती हैं। मोनोसाइट्स में साइज ज़्यादा हो जाएगी, 12 से 15 की जगह पर मोनोसाइट्स 15 से 20 हो जाएगी। इसके अलावा लिम्फोसाइट्स और सारी ग्रेनुलोसाइट्स 12 से 15 माइक्रोन के ही होती है। उसके बाद लाइफ स्पैन की बात की जाए तो इओसिनोफिल और बेसोफिल का लाइफ स्पैन 4 से 8 दिन होता है, जबकि न्यूट्रोफिल का लाइफ स्पैन कम होता है, 2 से 4 दिन ही होता है। इसके बाद परसेंटेज की बात की जाए तो परसेंटेज में 5 से 10% मिलती है टोटल WBC का, 5 से 10% ही इओसिनोफिल होती हैं। उसके बाद बेसोफिल टोटल WBC का 2 से 5% होती है और टोटल WBC का 65% न्यूट्रोफिल्स होती हैं। तो ग्रेनुलोसाइट्स 70 से 75% होती है। एक ग्रेनुलोसाइट होगी 25 से लेकर 30%, तो इसमें से भी 65% तो न्यूट्रोफिल्स हैं, 5 to 10% हो जाएगी एओसिनोफिल और 2 से 5% हो जाएगी बेसोफिल। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनका सीक्वेंस किस तरह से सबसे ज़्यादा कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर अभी तक अपने को ये पता चला कि न्यूट्रोफिल का अमाउंट सबसे ज़्यादा है और बेसोफिल सबसे कम है और बेसोफिल से थोड़ी ज़्यादा होती है इओसिनोफिल। इसके बाद में हम लिम्फोसाइट आपके पास है, मोनोसाइट है, इनमें से इन दोनों को यहाँ रख देंगे तो आपके पास एक सीक्वेंस बन जाएगा बढ़ते हुए क्रम में कि सबसे ज़्यादा ये सेल्स होती हैं न्यूट्रोफिल्स
और सबसे कम बेसोफिल्स होती हैं, और इसका और बता देंगे। तो इसके बाद में ग्रेनुलोसाइट्स के और डिफरेंसेस आते हैं। नेक्स्ट आता है रोल की बात की जाए तो इसका काम क्या होता है, तो इओसिनोफिल का काम होता है पहला कि मीडिएटेड एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक की जो रिएक्शंस होती हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है इओसिनोफिल्स, और पैथोजन के जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने के लिए भी इओसिनोफिल रेस्पॉन्सिबल होती है। इसके बाद बेसोफिल्स के फंक्शन की बात की जाए तो बेसोफिल इन्फ्लामेशन को प्रमोट करती हैं, क्योंकि बेसोफिल्स के ऊपर कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं, IgE एंटीबॉडीज होती हैं, जिसकी वजह से ये सेल्स इन्फ्लामेशन को प्रमोट करती हैं। उसके बाद न्यूट्रोफिल्स के दो काम होते हैं। न्यूट्रोफिल्स ब्लड में पाई जाती हैं और ब्लड में ये फैगोसाइटोसिस का काम करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। लेकिन मैंने पहले भी पढ़ाया था फैगोसाइटोसिस में ये न्यूट्रोफिल्स ब्लड वेसल्स की वॉल से होती हुई यदि टिश्यू में आ जाए तो ये सेल्स कहलाएगी माइक्रोफेज, और माइक्रोफेज का काम हो गया फैगोसाइटोसिस करना, किसमें, टिश्यू में। तो ये माइक्रोफेज फॉर्मेशन का भी काम करती है। तो ये इनके फंक्शंस हो गए। उसके बाद लास्ट डिफरेंस आता है इनका अमाउंट कब बढ़ जाता है, जब एलर्जी होती है, एलर्जी के दौरान अपनी ब्लड के अंदर इओसिनोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है। उसके बाद बेसोफिल्स की संख्या, चिकन पॉक्स के दौरान बेसोफिल्स का अमाउंट बढ़ जाता है। उसके बाद लास्ट आता है न्यूट्रोफिल्स का अमाउंट, पस फॉर्मिंग इन्फेक्शन, ऐसा कोई इन्फेक्शन जिससे पस बनती है या कह सकते हैं मवाद बनता है, उस दौरान न्यूट्रोफिल्स का अमाउंट अपनी बॉडी में बढ़ जाता है। ये ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं। इसके बाद हम एक ग्रेनुलोसाइट्स जिसमें मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स आती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद एक ग्रेनुलोसाइट्स जिनका साइटोप्लाज्म ग्रेनुलेटेड नहीं होता है और इनका न्यूक्लियस भी लोब्ड नहीं होता है, वे 25 से 30% होती है। ये भी दो टाइप की होती हैं, पहली आती है मोनोसाइट्स और सेकेंड आती है लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स 5 से 10% होती है, जबकि लिम्फोसाइट्स 20 से 25% होती हैं। तो इस परसेंटेज से हम इनका अमाउंट भी पता कर सकते हैं, लिम्फोसाइट ज़्यादा है और मोनोसाइट कम है। तो ये सीक्वेंस आपके पास आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल होती है, उससे कम लिम्फोसाइट होती है, उससे कम मोनोसाइट होती है, उससे भी कम इओसिनोफिल होती है, सबसे कम बेसोफिल्स होती है। इसके बाद स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्ट्रक्चर इस मोनोसाइट्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस किडनी के जैसा होता है, किडनी शेप मिलता है, लार्ज न्यूक्लियस होता है, जबकि लिम्फोसाइट में स्मॉल न्यूक्लियस होता है, राउंडेड होता है। साइज इसकी ज़्यादा होती है, देखो साइज 15 से 20 माइक्रोन है, जबकि इसकी 12 से 15 माइक्रोन है। मैंने पहले भी बताया था कि सारी की सारी WBC 12 से 15 माइक्रोन की होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मोनोसाइट ही 15 से 20 माइक्रोन की होगी। इसके बाद लाइफ स्पैन की बात की जाए तो दोनों का 4 से 8 दिन होता है। न्यूट्रोफिल का नंबर सबसे ज़्यादा है, 65% न्यूट्रोफिल है, लेकिन लाइफ स्पैन सबसे छोटा है, 1 से 2 दिन या कह सकते हैं 2 दिन ही लाइफ स्पैन है। तो यहाँ अगर अमाउंट बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रही है, तो लाइफ स्पैन कम होता जाएगा उसका। नेक्स्ट रोल की बात की जाए तो फंक्शन क्या है, मोनोसाइट्स इसी तरह न्यूट्रोफिल की तरह ही वह ब्लड में होती है। मोनोसाइट तो फैगोसाइटोसिस करेगी, ब्लड में अपने को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएगी। अगर वह टिश्यू में आ जाएगी तो वह मैक्रोफेज कहलाएगी, और मैक्रोफेज भी फैगोसाइटोसिस करेगी। इनके बाद मोनोसाइट्स कंप्लीट है, इसके बाद लिम्फोसाइट्स आती है। लिम्फोसाइट्स के भी दो टाइप होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट, उनके बारे में पढ़ेंगे। मोनोसाइट के बाद में लिम्फोसाइट दो टाइप की होती है। लिम्फोसाइट का परसेंटेज 20 से 25% है। इसमें से ये दो टाइप की सेल्स होती है। पहली आती है बी लिम्फोसाइट्स, जिसको मैंने लिखा बी सेल्स, और दूसरी आती है टी लिम्फोसाइट्स या टी सेल्स भी कह सकते हैं। ये दो टाइप की है, बी और टी। अब देखना परसेंटेज, यहाँ पर 20 से 25% लिम्फोसाइट्स में से, यहाँ जितने भी लिम्फोसाइट्स हैं उसमें से 75 से लेकर 80% टी सेल्स होती हैं, जबकि 20 से 25% ही बी सेल्स मिलती है। फॉर्मेशन की बात की जाए तो बी सेल्स कहाँ से बनती हैं और उनका मैचुरेशन कहाँ होता है। बी सेल बोन मैरो की
मेसोडर्मल हेमोपोएटिक अडल्ट स्टेम सेल से ही बनती है और मैचुरेशन भी बोन मैरो में ही होता है, जबकि टी सेल का फॉर्मेशन तो उन्हीं सेल्स लिम्फोइड स्टेम सेल से होगा, लेकिन इनका मैचुरेशन थाइमस में होता है। थाइमस में होने की वजह से ही टी वर्ड इनका नाम में आ गया है, टी लिम्फोसाइट्स। ऐसे लिम्फोसाइट्स जिनका मैचुरेशन थाइमस में होगा उनको टी कहेंगे, और जिनका बोन मैरो में ही होगा उनको बी लिम्फोसाइट्स कहेंगे। तो बी और टी का मतलब ये होता है, ये ह्यूमन बीइंग में है, जबकि बर्ड्स में एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है, उसको कहते हैं बर्सा फेब्रेसियस। बर्सा फेब्रेसियस एक कोडल रीजन में एक ऑर्गन पाया जाता है बर्ड्स में। उन बर्ड्स में इस ऑर्गन से बी सेल का मैचुरेशन होता है, या यह ऑर्गन बर्सा फेब्रेसियस बी सेल का मैचुरेशन करता है बर्ड्स के अंदर। नेक्स्ट अकरेंस की बात की जाए कि ये सेल्स बी सेल्स कहाँ मिलती है, तो ब्लड और लिम्फ नोड स्प्लीन और लिम्फ नोड में बी सेल्स मिलती हैं, और ब्लड और लिम्फ के अंदर टी सेल्स मिलती हैं। उसके बाद लाइफ स्पान बी सेल का शॉर्ट होता है, जबकि टी सेल का लाइफ स्पान लॉन्ग होता है। सिक्रीशन की बात की जाए तो इन सेल के द्वारा किस चीज का सिक्रीशन होता है, बी सेल के द्वारा एंटीबॉडी सिक्रेट की जाती है। प्लाज्मा सेल या मेमोरी सेल, कोई सी भी सेल्स होगी वो दोनों ही एंटीबॉडी सिक्रेट करती हैं, जबकि टी सेल के द्वारा इंटरल्यूकिन या लिम्फोकाइंस का सिक्रीशन होता है। एंटीजेंस बी सेल के ऊपर एमएचसी फर्स्ट एंटीजन मिलता है, एमएचसी सेकेंड मिलता है। उसके बाद टी सेल के ऊपर टी सेल रिसेप्टर्स और CD रिसेप्टर्स मिलते हैं। CD रिसेप्टर में CD8 और 4 मिलते हैं, तो ये इनके ऊपर रिसेप्टर्स अलग अलग हैं, इनके द्वारा सिक्रीशन भी अलग अलग होता है। इनका फॉर्मेशन बोन मैरो ही करता है, लेकिन मैचुरेशन की साइड दोनों की अलग अलग होती है। ये बी सेल और टी सेल में डिफरेंसेस थे। बी सेल भी 2 टाइप की होती है, टी सेल भी 3 टाइप की होती है। बी सेल 2 टाइप की होती है, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। यहाँ टी सेल 3 टाइप की आएगी, टी किलर सेल, टी हेल्पर सेल और टी सप्रेसर सेल्स। तो सबसे पहले बी सेल के दोनों टाइप पढ़ेंगे, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल्स। लिम्फोसाइट्स 2 टाइप की हैं, बी सेल और टी सेल। बी सेल के टाइप्स पढ़ते हैं सबसे पहले। तो पहली सेल आती है प्लाज्मा सेल और सेकंड आती है मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल के स्ट्रक्चर और मेमोरी सेल के स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस होते हैं। प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल में ये डिफरेंस होता है कि प्लाज्मा सेल का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है। जैसे ये प्लाज्मा सेल है, इसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो बहुत फैला हुआ है, जबकि मेमोरी सेल में कम एक्सटेंसिव मिलता है। तो ये मेमोरी सेल है, ये डिफरेंस है। अभी प्लाज्मा सेल का रोल क्या है, प्लाज्मा सेल के द्वारा एंटीबॉडी सिक्रेट होती है, जो मैंने पहले बताई थी। पेंटामेरिक IgM प्रकार की एंटीबॉडी सिक्रेट करती है, और उन एंटीबॉडीज़ की वजह से अपने में प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स मिलती है हमारे को। जब फर्स्ट एक्सपोजर होता है उस दौरान प्लाज्मा सेल काम करती है। ये प्लाज्मा सेल के बारे में हो चुका है। सेकेंड आता है मेमोरी सेल। मेमोरी सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम एक्सटेंसिव है। जब सेकेंड एक्सपोजर होता है स्पेसिफिक पैथोजन का, तो IgG एंटीबॉडी सीक्रेट करती है प्लाज्मा सेल। यहाँ M है, यहाँ मोनोमेरिक स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी IgG सीक्रेट होती है, और उसकी वजह से अपने को सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स मिलती है। ये प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल के बीच के डिफरेंसेस है। अब हम टी सेल के टाइप्स पढ़ते हैं। टी सेल्स 3 टाइप की होती हैं, या टी लिम्फोसाइट्स 3 टाइप की हैं, किलर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स और सप्रेसर टी सेल्स। किलर की शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं TK सेल्स, TH सेल्स, और उसको अपन TS सेल भी लिख सकते हैं। किलर टी सेल के बारे में देखते हैं, तो किलर टी सेल का एक और नाम होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल भी किलर सेल को कहा जाता है। इस सेल और हेल्पर सेल में डिफरेंसेस देखते हैं। तो टी सेल है तो टी सेल रिसेप्टर्स तो होंगे, ये दोनों टी सेल रिसेप्टर्स है, ये और ये। और उसके बाद में इनके ऊपर को रिसेप्टर्स भी मिलते हैं। किलर टी सेल के ऊपर CD8 प्रकार का को रिसेप्टर्स मिलता है,
जबकि हेल्पर टी सेल के ऊपर CD4 प्रकार का को रिसेप्टर्स मिलता है। CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन्स होते हैं। ये CD8 तो किलर पे मिलेगा, 4 वाला हेल्पर पे पाया जाता है। अब सप्रेसर में देखते हैं तो सप्रेसर सेल का काम होता है सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ टी हेल्पर सेल। यह सेल इस टी हेल्पर को जब एक्टिवेशन नहीं करना होता, रोकना होता है इसकी एक्टिविटी को, तो ये रोकती हैं। ये दोनों मेन है। टी हेल्पर सेल भी 2 टाइप की होती है, टी हेल्पर फर्स्ट और टी हेल्पर सेकेंड। यहाँ टी हेल्पर फर्स्ट सेल है, इस सेल के द्वारा हमने AMI और CMI पढ़ी थी। तो टी हेल्पर फर्स्ट सेल के द्वारा इंटरल्यूकिन सीक्रेट होते हैं जो किलर के पास जाता है। ये किलर सेल है और किलर सेल एक्टिवेट होकर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी करती है। तो यहाँ इसके द्वारा टी हेल्पर फर्स्ट के द्वारा किलर को एक्टिवेट करवाया जाता है और किलर हेल्पर 2 के द्वारा बी सेल, जो ये दोनों सेल्स हैं, इन दोनों सेल्स को एक्टिवेट, दोनों में से भी प्लाज्मा सेल एक्टिवेट होती हैं। यहाँ सिर्फ प्लाज्मा सेल है, प्लाज्मा सेल को एक्टिवेट कराया जाता है टी हेल्पर सेकेंड के द्वारा। और प्लाज्मा सेल क्या करेगी? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी करेगी, AMI करेगी। तो हेल्पर किलर को भी एक्टिवेट करती है और बी को भी एक्टिवेट करती है। किलर एक्टिवेट हो जाती है तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मिलेगी और प्लाज्मा सेल एक्टिवेट हो जाती है तो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है। और जब इसकी एक्टिविटी को रोकना होता है हेल्पर की, तो सप्रेसर टी सेल इसकी एक्टिविटी को रोक देती है। हम इस तरह से WBC का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। नेचुरली ये सेल्स होती ही नहीं है। हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स में मोनोसाइट लिम्फोसाइट पढ़ते हैं और B और T पढ़ते हैं। T तक ही पढ़ते हैं, आगे का क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ये नेचुरल नहीं है। उसके बाद में इससे पहले ग्रेनुलोसाइट्स में ईओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल पढ़ते हैं। तो ये एंटीबॉडीज के बाद का टॉपिक था इम्यून सेल्स। अब नेक्स्ट क्लास में इसकी फर्दर स्टडी करेंगे हम।